सबके टिकट कटे, पार्टी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, एनडीए में भी आप ही हैं। एक वीणा देवी का टिकट रिटेन होता है। She was the first person to come back and narrate me the whole thing कि क्या हुआ, क्या षड्यंत्र। क्या फिर ये भी सत्य है कि अब शांभवी को टिकट दे दिया, जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, और संजय झा और अशोक चौधरी ये नीतीश कुमार के दाहिने और बाहिने हाथ बताए जाते हैं। तो इस बहाने आपके और नीतीश के बीच के जितने पुराने अबोलेपन थे वो भी खत्म हो गए। नाउ यू हैव अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव देयर एंड यू नो कि वहाँ पे नीतीश दरबार में क्या चल रहा है। Are you serious? इतना मैंने अगर एलजेपी का चुनाव कहीं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हमें दिखा तो वो है हाजीपुर, है ना। जितना हमें आपके पक्ष में चीज़ें दिखी उतना ही आपके चाचा को लेके नाराज़गी भी दिखी, एंटी इनकम्बेंसी। क्या सब तरह के पारिवारिक और राजनीतिक संबंध खत्म हो चुके हैं आपके और पशुपति पारस जी के बीच? मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, वो मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। नवादा का जिक्र आया, क्यों छोड़ दिया आपने वो सीट? ये एक नज़रिया है देखने का। यही पटना था जहाँ पे रामविलास जी को नीतीश जी से मिलने के लिए, उन्हें मनाने के लिए उनके आवास जाना पड़ा। यही पटना था जहाँ पर नामांकन भरने के लिए उनको घंटों मुख्यमंत्री का इंतज़ार करना पड़ा। यही पटना था जहाँ पे उनको अपने राजनीतिक आत्मसम्मान को किनारे रखकर मान मनव्वल करनी पड़ी। यही पटना था जहाँ पे उनके युवा सांसद बेटे चिराग पासवान ये सब होते देख रहे थे और दुखी थे। सब बातें भूल गए आप? भाई बातें भूल नहीं गए, बट राजनीति में आप अपने आप को एक एरा में बांध के नहीं रख सकते। एक नज़रिया और बता दीजिए आपके मित्र तेजस्वी यादव के बारे में। आपने लीगल एक्शन की धमकी दी है उनको। भाई खून खौलता है जब कोई आपके परिवार को, आपकी माँ को गाली देता है, खून खौलता है। उसके बाद भी मैं बहुत संयमित रहा हूँ। क्या भविष्य में वो करूं जो मेरे पिता नहीं कर पाए, बिहार का सीएम बनना? मैं महत्वाकांक्षाओं से इनकार नहीं करता। प्रशांत किशोर ने आपको, जीतन राम मांझी समेत तमाम छोटी पार्टियों को सिरे से खारिज कर दिया अपने वक्तव्य में। मेरी पार्टी के बारे में उनका क्या नज़रिया है मुझे नहीं पता, बट उनके बारे में मेरी अच्छी सोच और वो एक बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में डालेंगे। एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मंच पर आते हैं और फिर आपसे और आपकी माताजी से कुछ बातचीत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने अगर मेरे इंटरव्यू की एक झलक भी देखी तो मेरे लिए मायने रखता है। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप की लोकसभा चुनाव यात्रा देख रहे हैं। ये जमघट का संक्षिप्त संस्करण है जिसमें हम नेताओं से बात करते हैं। अमूमन लंबी बातचीत होती है, लेकिन चुनावी प्रचार के बीच जितना समय मिल जाए उतना ही काफ़ी। हमारे साथ हैं जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर से प्रत्याशी चिराग पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 24 मई को हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। अमूमन अब तक सरकार बन जाती थी, बड़ा लंबा चुनाव खिंचा। हम पत्रकारों पे तो जैसी बीत रही तैसी बीत रही, आप नेताओं पे कैसी बीत रही इतना लंबा? चुनाव ज़रूर लंबा रहा है इस बार का, और पहली बार है कि 60 दिन के आसपास का चुनाव गया। नहीं तो 45 दिन तक का तो हम लोग को फिर भी थोड़ी बहुत आदत रहती है तो वो चुनाव। बट हाँ, इस बार का काफ़ी लंबा रहा, और बिहार में ख़ास तौर पे क्योंकि हम लोग की अधिकांश सीटें छठे और सातवें चरण में, अभी 7वां चरण बाकी है। एज वी टॉकिंग टुडे तो कल छठे चरण का मतदान हो जाएगा और 7वें चरण में अभी भी 8 सीटें बाकी हैं। गर्मी एकदम प्रचंड है, बट हाँ उत्साह जो है बस वो लोगों को देखकर आता है। वो ज़रूर चीज़ आपको एक्साइट करती है, अदरवाइज़ डेफिनेटली चुनाव काफ़ी लंबा खिंचा है। 25 तारीख को आपकी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिन सीटों पे पोलिंग है उसमें एक सीट है वैशाली की सीट, और वहाँ पे आपकी पार्टी की प्रत्याशी हैं वीणा देवी। अब ये क्यूरियस केस ऑफ वीणा देवी समझ में नहीं आ रहा है। जब एलजेपी में टूट होती है, सब सांसद आपके चाचा पशुपति पारस जी के साथ चले जाते हैं, वीणा देवी उसमें से एक थी। 6 जीते, आप एक तरफ, 5 एक तरफ। सबके टिकट कटे, पार्टी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है, एनडीए में भी आप ही हैं, भाजपा ने भी माना। एक वीणा देवी का टिकट रिटेन होता है, इसकी ज़रा वजह बता दीजिए। देखिए भाई, जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में होते हैं तो सारी चीज़ों की वजह सिर्फ एक और एक विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कौन आपकी उस सीट को जीत सकता है। डेफिनेटली यस, धोखा खाया हुआ हूँ तो इसलिए छाछ भी फूक फूक के पीता हूँ।
ऐसे में वीणा जी के प्रति मेरा विश्वास इसलिए गहराया क्योंकि जैसे ही पार्टी में टूट हुई थी, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम बैक एंड नरेट मी द होल थिंग कि क्या हुआ, क्या षड्यंत्र रचा, क्या क्या नरेट कैसा किया उन्होंने? जितनी बातें ये बता सकता पत्रकारों हूं। से ज्यादा आपके समर्थकों की उत्सुकता है चिराग जी जी कि एक बार पता तो चले क्या बीती और कैसे बीती। हाँ, नहीं खैर उस वक्त काफ़ी घटना चक्र रचा गया था और पूरा षड्यंत्र, जिसमें स्वाभाविक है मेरे अपनों ने ही मुझे काफ़ी बड़ा धोखा देने का काम किया। मैं बाकियों पे तो क्या ही अभी उंगली उठाऊं या उनका मैं क्या ही जिक्र करूं, बट मेरे अपनों के द्वारा जिस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया था। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड रादर देन गेटिंग इनटू द डिटेल्स कि वो षड्यंत्र क्या था, आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन। जी खैर हाँ, पब्लिक स्पेस में मैं जितना बता पाऊंगा मैं ज़रूर बताऊंगा, बट हाँ तो शी वॉज द फर्स्ट वन टू कम बैक। और ना सिर्फ वो वापस आई, ऐसा नहीं था कि और कोई नहीं आया था, 2 लोग वापस आए थे खगड़िया से, कैसर साहब भी, उन्होंने भी वापस आए, महबूब अली कैसर साहब वो भी वापस आए थे। बट वो आए गए वो 2 नाव की सवारी पर थे। वो इधर भी संबंध बना कर रख रहे थे, दूसरी तरफ भी वो अपने संबंध बना कर रखने का उन्होंने कार्य वो करते रहे। तो ऐसे में वीणा जी आई, रही हम लोग के साथ। और ये ऐसा नहीं कि चुनाव के वक्त या सीट अनाउंस होने के बाद या टिकट की घोषणा होने के बाद वो आई। लंबे समय तक मेरी नानी का निधन हुआ था, तब से वो आई और साथ में रही। और पार्टी ने जब लास्ट में जब सर्वे कराया, जब ये डिसीजंस लेने थे, तो इवन वल्नरेबिलिटी फैक्टर में उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिला और उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया। और संसाधन संपन्न भी खूब है। वो एक उनका पर्सनल मैटर है डेफिनेटली। वो जिस परिवार से आती हैं उस परिवार के बारे में ऐसा कहा जाता है। अच्छा, 5 सीटें आपको लड़ने के लिए मिली हैं, जिसमें खगड़िया की सीट है, हाजीपुर की सीट है, वैशाली की सीट है, समस्तीपुर की सीट है और जमुई की सीट है। अब इसमें जो समस्तीपुर की सीट है, जहाँ से आपके भाई प्रिंस राज सांसद थे और फिर वो बागी खेमे में थे, उनके लिए आप बागी थे, आपके लिए वो बागी थे, वहाँ पे टिकट को लेकर बड़ी चर्चाएं चली। चूँकि अब टिकट वितरण के बाद हम लोग पहली बार मुखातिब हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या चिराग पासवान संजय पासवान को, जो भाजपा के एमएलसी हैं, वहाँ से टिकट देना चाहते थे? देखिए, अगेन मैं इस बात को मैं बोलूँगा कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू विनेबिलिटी। कौन जनता के बीच में ज़्यादा प्रभाव रख सकता है। भाई मेरे लिए ना सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है, मैं 5 सीटों पर अगर आप एक एक करके आएंगे, मैं उससे पहले मैं एक बार मैं सम अप करके मैं आपको बताऊं। आप जानते हैं मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी, मैं जात पात धर्म मज़हब में बहुत ज़्यादा मैं विश्वास नहीं रखता हूं। कुछ लोग हैं जो कि बहुत फ्लॉन्ट करते हैं अपने जातीयता के और अपने सांप्रदायिकता के समीकरणों को MY करके उसको फ्लॉन्ट करते हैं। मेरा भी एक अपना MY समीकरण है, जहाँ पे मैं महिला और युवाओं की मैं बात करता हूँ। और मैं बात करने के लिए नहीं करता, मैं उनको रिप्रेजेंटेशन भी दूं अपनी पार्टी में, इस बात का भी मैंने प्रयास रखा है। तो इस बार जो 5 टिकटें, ऐसा नहीं है कि और ऑप्शंस नहीं थे। मैं बार बार विनेबिलिटी बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि क्या सिर्फ एक यही विनेबल कैंडिडेट था, बट इस विनेबल कैंडिडेट आप मेरे अगर इन 5 सीटों में, एक तो मैं 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं कितने ही समीकरणों को साध सकता हूँ, लिमिटेड सीमाएँ हैं मेरी इसमें। तो ऐसे में इन 5 सीटों पर मैंने प्रयास किया कि मैं अपने MY समीकरण को तो कम से कम मैं साधूं, महिला और युवा का। इसमें से 4 युवा मैंने दिए, 2 महिलाओं को मैंने इसमें टिकट दिया। शांभवी का आप जिक्र कर रहे हैं, समस्तीपुर की सीट, युवा, तेज तरार, बोलने में शी इज़ आर्टिकुलेट। भाई ये वो बिहार की छवि है जो मैं देश के सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज तक बिहार के ऊपर भ्रष्टाचार, अपराध, इस तरीके की छवि बनती आई है। जब ऐसे पढ़े लिखे यंगस्टर्स जाएंगे, आप अरुण भारती जी को देखें, आप राजेश वर्मा खगड़िया से आप देखें, आप शांभवी चौधरी को देखें, इंक्लूडिंग चिराग पासवान को अगर आप देखें, ये वो यंग चेहरे हैं। जब जाएंगे और अपनी बातों को सदन में रखेंगे तो देश के सामने बिहार की वो छवि आएगी जो अभी तक नहीं आ पाई है। तो इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए टिकटों का वितरण किया गया। मैंने आपका पूरा जवाब सुना। मेरा सवाल फिर भी वही है कि क्या आप संजय पासवान को टिकट देना कंसीडर कर रहे थे और भाजपा नेतृत्व ने आपको मना किया? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया। नीचे अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड में कहीं कोई डिस्कशन चल रहा हो तो अलग बात है, मेरे संज्ञान में बहुत सख्ती से मना भी नहीं किया आपने। हाँ। अच्छा, वहाँ पे आपने शांभवी चौधरी को टिकट दिया, कहा गया कि उनके जो पति हैं साइन कुणाल, वो और आप दोस्त हैं जी। सत्य बात है? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या फिर ये भी सत्य है कि अब शांभवी को टिकट दे दिया, जो कि अशोक चौधरी की बेटी हैं, और संजय झा और अशोक चौधरी
ये नीतीश कुमार के दाहिने और बाहिने हाथ बताए जाते हैं। तो इस बहाने आपके और नीतीश के बीच के जितने पुराने अबोलेपन थे वो भी खत्म हो गए। नाउ यू हैव अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव देयर एंड यू नो कि वहाँ पे नीतीश दरबार में क्या चल रहा है। Are you serious? इतना Very मैंने serious, वर्किंग sir. इतनी वर्किंग मैंने नहीं की भाई। जैसा मैंने बोला कि मेरे पास एक अच्छा विकल्प था, एक यंग गर्ल कमिंग फ्रॉम अ बैकड्रॉप जो अभी तक हाशिए पर है, जिसको वॉइस देने की बात हम लोग करते हैं। एंड बीइंग अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, डेफिनेटली आपको एक ऐसे ही अनुसूचित वर्ग से आने वाली महिला, आने वाले व्यक्ति को आपको टिकट देना था। ऐसे में एक यंग लेडी आई हैं वहाँ से जो अच्छे से अपनी बातों को रख सकती हैं। सिर्फ ये आधार था। उनके पिताजी से भी मेरे पुराने संबंध रहे हैं, इस बात को भी मैं कतई मैं नहीं नकारूंगा, और आज के नहीं, काफ़ी लंबे संबंध रहे हैं हम लोग के। आपके पिता और महावीर चौधरी जी के भी संबंध रहे हैं? हाँ, मेरे पिता और उनके भी रहे हैं, और अशोक जी और मेरे भी पुराने संबंध रहे हैं। सो डेफिनेटली ये फैक्टर्स शायद उसको एनहांस कर देते हैं पूरी सिचुएशन को, बट वो फैक्टर कंसिडरेबल फैक्टर थे टिकट देने के लिए, कतई नहीं। पुराने संबंधों के साथ साथ पुरानी अदावतों की भी बात कर लेते हैं। यही पटना था, रामविलास जी 2019 के बाद राज्यसभा का पर्चा भरने आए थे और उनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फ़ोन आया, आप नीतीश जी से मिल लीजिए। यही पटना था जहाँ पे रामविलास जी को नीतीश जी से मिलने के लिए, उन्हें मनाने के लिए उनके आवास जाना पड़ा। यही पटना था जहाँ पर नामांकन भरने के लिए उनको घंटों मुख्यमंत्री का इंतज़ार करना पड़ा। यही पटना था जहाँ पे उनको अपने राजनीतिक आत्मसम्मान को किनारे रखकर मान मनव्वल करनी पड़ी। यही पटना था जहाँ पे उनके युवा सांसद बेटे चिराग पासवान ये सब होते देख रहे थे और दुखी थे। सब बातें भूल गए आप? भाई बातें भूल नहीं गए, बट राजनीति में आप अपने आप को एक एरा में बांध के नहीं रख सकते ना। उस बात की मेरी नाराज़गी थी, शिकायत थी। बहरहाल वो दौर था और इस वजह से मैं उस वक्त गठबंधन से अलग हुआ। तमाम बातें हुई, तमाम परिस्थिति सामने आई। बहुत बयान है नीतीश के खिलाफ। बिल्कुल, तो वो सारे थे। नहीं तो भाई अगर वो हैं तो फिर मुझे गठबंधन में नहीं आना चाहिए, बट अगर मैं गठबंधन में आया हूँ तो मुझे लगता है कि फिर हम लोग को गठबंधन के हितों को साधना चाहिए। आप भी राजनीति को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, मैं भी राजनीति का विद्यार्थी हूँ, सीखता हूँ, जानता हूँ, जानना चाहता हूँ, और हम लोग को शुरू से सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता। जो फैसले आप लें राष्ट्र हित में लें, बट हाँ उसके बाद अगर आपको सोचना है तो आपको अपने गठबंधन के हितों को साधना है, उसके बाद आपको अपने दल के हित को देखना है, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाए तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मैं मानता हूँ डिबेटेबल, मैं मानता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में हम लोग का जो एनडीए का गठबंधन है, ये मजबूत गठबंधन तब है जब हम सारे दल एक साथ हैं। हम लोग 2019 में इसका प्रयोग कर हम लोग देख चुके हैं, जहाँ 40 में से 39 सीटें हम तीनों दलों ने मिलकर ही हम लोगों ने जीत ली थी। ऐसे में अब अगर राष्ट्र हित के लिए प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है तो फिर गठबंधन के हित को साधना जरूरी है। उसको साधने के लिए आपको इन तमाम परिस्थितियों को आपको एक तरफ रखना होगा, आपको एक मंच पर आना होगा, बड़े लक्ष्य की ओर आपको अग्रसर होना होगा। और मुझे लगता है बहुत विद अटमोस्ट मैच्योरिटी माय चीफ मिनिस्टर डिड द सेम। हम लोगों ने ये किया और हम लोग एक साथ आए और अब सिर्फ एक लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सारे गिले शिकवे दूर हो गए? दूर करने होंगे भाई। फिर वही बात है, आप अपने आपको, हाँ बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गए। थी जो बातें मेरे मन में थी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी। क्या कहा नीतीश जी ने? सारे गिले शिकवे दूर हो गए, बस इतना ही कहूँगा। थी मतलब मैंने भी काफ़ी बातचीत उनसे की, बल्कि आज भी मैं उनसे मुलाकात करके आया हूँ। बताइए मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ये बात सभी से ज़रूर कहना। अच्छी मुलाकात हुई। आज शाम को मैं गया था उनसे मुलाकात करने। 6 चरण में जिस तरीके से चुनाव रहे, एक्चुअली चुनाव के बीच में सिर्फ राजनीतिक मंचों पर ही हम लोग की मुलाकात हो पाती है, तो वैसे मुलाकात नहीं थी। तो उनको भी काफ़ी बातें शेयर करनी थी, इन 6 चरणों में क्या रहा, कैसा रहा। 7वां चरण महत्वपूर्ण चरण है भाई। 8 सीटें हैं हम लोग की, 2 उसमें जदयू की भी हैं, बीजेपी की भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की भी है महत्वपूर्ण सीट। तो उसको लेकर कुछ रणनीति थी जिस पर चर्चा करना ज़रूरी था, तो यही मुलाकात। चलिए, मुलाकातों की बात चल रही है। एक मुलाकात का बड़ा जिक्र हो रहा है। नेता का नाम है रेणु कुशवाहा। खगड़िया की सीट पे अब मैं आ रहा हूँ। महबूब अली कैसर का भी जिक्र हो रहा था। उनका आपने टिकट काटा। जब रेणु कुशवाहा आके मिली तो हुई बात कि लगता है इनका टिकट
फाइनल हो रहा है किनका? रेणु कुशवाहा जी का। ये चर्चा चली। किनसे मुलाकात हुई? मुझसे? आपसे। अच्छा। उसके बाद टिकट नहीं मिला। खगड़िया में उनके समर्थक ये कहते हुए घूम रहे हैं कि इस सीट पर चिराग जी मैनेज हो गए। कुछ ने तो ये भी कह दिया ऑन कैमरा कि पैसे लेकर टिकट दिया गया है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू सच एलिगेशंस? रेणु कुशवाहा के साथ क्या कोई बातचीत, क्या कोई राजनीतिक वायदा हुआ था? वो आई एलजेपी में, फिर चली गई। महबूब अली कैसर भी इतने दिन रामविलास जी का झंडा ढोते रहे, अब वो आरजेडी में है। हुआ क्या खगड़िया में? भाई खगड़िया में फिर वही सर्वेज हुए, फीडबैक्स लिए गए, और जिसमें डेफिनेटली आप जिनका आप नाम ले रहे हैं, रेणु जी का मामला तो मेरे टेबल तक आया भी नहीं, मतलब सेंटर में हम लोग के पास आया भी नहीं। वो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा ही उसको खारिज कर दिया गया था, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ विनेबिलिटी वो कहीं वो नहीं सस्टेन कर पा रही थी। पर जब उनको ज्वाइनिंग कराई गई तब कोई प्रॉमिस किया नहीं भाई, गया? मैंने आज तक, और ये मेरे बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, कितनी ज्वाइनिंग मैंने रोकी ही इसलिए है क्योंकि सह शर्त मैं आज की तारीख में उस हैसियत में नहीं हूँ ना भाई कि मैं सह शर्त में किसी की ज्वाइनिंग करा सकूँ। रेणु जी जब मेरे साथ आई, अगर आप उस साल को आप याद कीजिएगा तो वो साल तो ऐसा था कि जब मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं था। चिराग पासवान खुद कहीं से चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं ये भी नहीं मुझे पता था। कल को मैं किसी गठबंधन का हिस्सा होऊंगा कि मुझे भी निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये तक की मेरे पास जानकारी नहीं थी। तो जब मेरे पास ही कुछ नहीं था, मैं दूसरे को क्या वादा करता? और मैं आज भी मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ क्योंकि वो कैडर मेरा कभी हो ही नहीं सकता जो सह शर्त है। हैविंग सेड दैट, इन सब की नाराज़गी मेरे सर आंखों पर, मुझे इन लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा नहीं कहा, मुझे कोई उस बात से गिला नहीं, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ आप जब राजनीति में हैं, आपकी उम्मीदें होती हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये एक ऐसी जमात है जो पार्टी के सिद्धांतों या विचारों से लॉयल ना होकर अपनी महत्वाकांक्षाओं से ज़्यादा लॉयल होते हैं, और जिसमें कतई कोई गलती नहीं है। उनको नाराज़गी इस बात की थी कि भाई हमें चुनाव लड़ना था, चुनाव नहीं लड़ने का मौका मिला, तो उससे आक्रोशित होकर कई तरीके की बातें कई लोग बोलते हैं। पर मैं उन्होंने भी बोला कि आपने टिकट बेच दिया, ये उन्होंने बोला, मीडिया को बोला रेणु कुशवाहा जी ने कि चिराग पासवान ने टिकट बेच दिया राजेश वर्मा को, जो कि भागलपुर के रहने वाले हैं, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बाहरी हैं। मैं उनके आक्रोश के साथ मैं एब्सोल्युटली मैं सहमत हूँ। मुझे कतई कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी दल के साथ जुड़ते हैं, चुनाव ही अल्टीमेट एक रिवॉर्ड आपको मिलता है। बट अगर चुनाव लड़ने का भी मौका आपको नहीं मिले तो ऐसे में नाराज़गी होगी। बट भाई मेरी भी परिस्थितियों को समझना होगा। 5 सीटों पर मेरे लिए नहीं संभव है कि मैं 50 लोगों को मैं समाहित कर दूं। और ये ही क्यों, ये सवाल हर नाम पर आएगा, कोई भी नाम को आप टिकट दे दीजिए, ये ही क्यों, ये प्रश्न परपेचुअल है, ये रहेगा ही रहेगा। आपने कहा एक मुश्किल वक्त था जब ये सारी ज्वाइनिंग और ये सब बातें चल रही थी। ये मुश्किल वक्त शुरू होता है जब चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान 134 सीटों पर विधानसभा में एलजेपी के सिंबल पर कैंडिडेट लड़ाते हैं। जेडीयू की छीछा लेदर हो जाती है, वो 50 से नीचे आ जाते हैं। और अब कहा जा रहा है कि वो नाराज़गी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, भले ही मंच पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार बगलगीर हों, लेकिन जहाँ जहाँ चिराग के कैंडिडेट हैं वहाँ पे जो नीतीश की कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोरी कुशवाहा कुर्मी कॉन्स्टिट्यूंसी, वो अंदर खाने चिराग और उनके प्रत्याशियों का विरोध कर रही है। आपके पास इस तरह के फीडबैक आए? बिल्कुल भी नहीं भाई। और ये क्या है ना, ये मर्मरिंग में ये सर्कुलेशंस खूब चलती हैं। मुझे लगता है वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है भाई, 10 दिन की बात है। 10 दिन के बाद जब परिणाम आएंगे 4 जून को, तो मुझे लगता है ऐसी तमाम भ्रमित करने वाली खबरों का, मेरे ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों का और तमाम उन सवालों का जवाब बनकर 4 जून की वो सुबह आएगी। मुझे लगता है एक परिणाम सारे सवालों के जवाब दे देंगे। जी। एक सवाल और पूछा जा रहा है, हाजीपुर, अगर एलजेपी का चुनाव कहीं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हमें दिखा तो वो है हाजीपुर, है ना? ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। लोगों ने कहा रामविलास जी का बेटा है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को आप जानते ही इसलिए क्योंकि रामविलास जी 77 से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और बड़ी रोचक कहानी भी है उनके पहली मर्तबा लोकसभा लड़ने की, जब जेपी उनको पर्ची लिख के देते हैं और खुद पैसा निकाल के देते हैं खाते से कि जनता पार्टी का उनको नहीं पता, हमारा उम्मीदवार ये है। और वहाँ पर जितना हमें आपके पक्ष में चीज़ें दिखी, उतना ही आपके चाचा को लेके नाराज़गी भी दिखी, एंटी इनकम्बेंसी।
और चाचा की नाराज़गी ऐसी है कि वो हमको हाजीपुर में कहीं नज़र भी नहीं आए। क्या सब तरह के पारिवारिक और राजनीतिक संबंध खत्म हो चुके हैं आपके और पशुपति पारस जी के बीच? भाई मुझे नहीं पता कि ख़त्म हुए हैं या कोई गुंजाइश बाकी है या नहीं, बट मेरी सीरीज़ ऑफ इवेंट में अब वो नहीं आते कि मैं उसके ऊपर मैं ध्यान दूँ। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, वो मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। तो ऐसे पीछे में कहना चाह रहे हैं क्योंकि उनको तो एक भी सीट नहीं मिली, बगावती तेवर अपना रहे थे, वो इस्तीफा दे रहे थे नरेंद्र मोदी कैबिनेट से, उसके बाद 2 हफ्ते के भीतर ही सब उनका गुस्सा रफू चक्कर हो गया। नहीं तो उन्होंने हर संभव दरवाज़ा खटखटाया उसके बाद इस्तीफे के बाद, बट लैक ऑफ नॉट बेटर अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एनी अदर अपॉर्चुनिटी, फिर वो वापस आए और उन्होंने गठबंधन का समर्थन करने का उन्होंने ऐलान किया। बहरहाल ये उनका राजनीतिक फैसला है। बदले में उन्हें क्या मिला? आई हैव नो आइडिया। कोई प्रॉमिस? मुझे लगता है कहीं से कोई प्रॉमिस नहीं मिला, इसीलिए वो वापस आए। नहीं, वापस आने के बाद कोई प्रॉमिस मिला एनडीए में? क्यों मिलेगा जब आपने सारे दरवाजे खटखटाए। आपने आपकी ईमानदारी तब मानी जाती है जब आप हर परिस्थिति में आप रहते। फिर इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं थी ना। इस्तीफ़ा उस आक्रोश का प्रमाण है जो आपके मन में था, और आपने इस्तीफ़ा देकर आपने अलग होने का वैकल्पिक तमाम ऑप्शंस आपने टटोल के देखे, बट नहीं कुछ मटेरियलाइज हुआ। दैट्स व्हाई व्हेन यू केम बैक। हैविंग सेड दैट, वो उनका राजनीतिक फैसला है भाई। आपने परिवार का आपने जिक्र किया, परिवार में कोई गुंजाइश है कि नहीं मुझे नहीं पता। घर के बड़े ही ये फैसला लेते हैं, और मेरे घर में तो सबसे बड़े वही थे। उन्होंने मुझे लगता है ये फैसला पहले भी लिया था, आज भी लिया है, बार बार दोहराते भी हैं कि सूरज पश्चिम से उगेगा, चिराग से कोई संबंध नहीं। नेवर नेवर नेवर, दीज आर हिज वर्ड्स। Second, my next question is a bit personal. You can choose not to answer, but I'll still ask क्योंकि वो मेरा काम है। मैं रामविलास जी से मिला हूँ, उनके मंत्री रहते हुए आपसे मिलता हूँ कई बार, आपकी माता जी से भी मिलता हूँ जो रामविलास जी की पूरी राजनीति के पीछे हमेशा खड़ी रही। हाल ही में ही मैंने उनके ऊपर एक पॉलिटिकल बायोग्राफी भी पढ़ी, उसमें भी बहुत विस्तार से जिक्र है कैसे मिले और कैसे वो हर मौके पर उनके साथ खड़ी रही। आप लोगों के लिए कैसा था कि एक फैमिली है जिसकी पूरी पॉलिटिकल प्रोमिनेंस और पहचान रामविलास जी से है, और उनके जाने के बाद परिवार में शादियां हो रही हैं और आप लोगों को न्योता भी नहीं मिल रहा है? हाउ डिड यू डील विद इट? हाउ कैन यू डील विद इट बिसाइड्स गेटिंग हर्ट? मतलब आई थिंक ये एक ऐसे विषय हैं जो कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों से उठकर होने चाहिए। मैं मानता हूँ मेरे मतलब इन दूरियों के दौरान इधर परिवार में, मतलब मेरी इमीडिएट फैमिली में जो भी ऐसे कार्य हुए मेरे पिता से जुड़े हुए हों, उनकी बरखी को लेकर हो या साल पूरा होने को लेकर हो या मेरे नानी के निधन को लेकर हो, जितनी भी ऐसी घटनाएं घटी उसमें मैंने हर घटना में की जानकारी मैंने चाचा जी, उनके परिवार, उनके यहाँ मैंने दी। ऐसे में हाँ, ये इस बात की तकलीफ़ ज़रूर होती है, मेरा छोटा भाई जिसकी शादी हुई, और ऐसे में प्रिंस से छोटा, प्रिंस से बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, तो ऐसे में इस बात की तकलीफ़ थी मुझे कि जानकारी तक नहीं। भाई ये वो दौर है ना जब बचपन में आप एक दूसरे के लिए आप सपने देखते हो, अरे तेरी शादी होगी हम ये करेंगे, तेरी शादी में ये पहनेंगे, आपने वो सपने साथ मिलकर आपने देखे, और ऐसे में वन फाइन डे थ्रू समवन एल्स आपको पता चलता है कि शादी हो गई, और आप मीडिया में आप वो तस्वीरें देखते हैं, और परिवार का होने के नाते आपको बुलाना तो बहुत दूर की बात है, निमंत्रण तक में आपका जिक्र नहीं होता, आपके बारे में कहा नहीं जाता, और उसके बाद मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने अपने नामांकन में मुझे इनवाइट नहीं किया, अपने नामांकन में का इसने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। हाँ, पशुपति पारस जी की तरफ से ये बात आई कि मैं सिटिंग सांसद हूँ, मुझे पूछा भी नहीं। जबकि अभी हम लोग बैठेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, आई शो यू द स्क्रीनशॉट्स, जितनी बार मैंने उन्हें फ़ोन किए, कितने सेकंड के लिए उन्होंने फ़ोन उठाया, मेरा नाम सुनकर कि ये बात कर रहा है, उन्होंने फ़ोन रख दिया। बहरहाल वो बहुत छोटी चीज़ है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट मैंने निमंत्रण तो अपने पिता को भी कभी नहीं दिया ना। जब 2 बार नामांकन में भर चुका हूँ, मैंने कभी 14 में नहीं बोला कि पापा मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप मेरे नामांकन में आइए। 19 में मैंने उनको कभी नहीं बोला। मेरे पिता ही है ना ये उनके जाने के बाद। कल को इतना भी इनका भी अपना सगा बेटा है भाई, कल को वो भी चुनाव लड़ेगा, पता नहीं लड़ेगा नहीं, बट अगर कल को लड़ता है, वो उम्मीदें जगा दे रहे हैं आप अपना रिस्पॉन्स देख नहीं तो, बट अगर कल को लड़ता है तो उसका भी निमंत्रण का तो इंतज़ार नहीं करेंगे ना वो, कि वो आमंत्रित करेगा तब मैं उसके प्रचार के लिए जाऊँगा।
जैसा आपने कहा कि हाजीपुर में वो कहीं दिखे नहीं, इस बात की भी तकलीफ मुझे है कि अगर इतना भी क्या कोई बेगाना हो सकता है कि आप ना पारिवारिक फंक्शंस में इनवाइट करें, ना एक जीवन के एक बड़े पड़ाव से गुजर रहा हूँ, पहली बार बिना पापा के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। छोटी सी चीज़ है भाई, बट इस वक्त मुझे कोई सिंबल देने वाला नहीं था। 14 में पापा ने मुझे दिया AB फॉर्म साइन करके, 19 में उन्होंने मुझे दिया, इस बार सब मैं अकेले कर रहा हूँ, खुद AB फॉर्म साइन किया, खुद को ही पकड़ा दिया, तो कोई नहीं। तो ऐसे में आप तो बड़े थे ना, साथ तो दे ही सकते थे। वीणा देवी जी ने क्या बताई साजिश, ये और बता दीजिए, इसके बाद मैं चाचा से जुड़ी कोई सवाल नहीं पूछूंगा। जितना बताया जा सकता है उतना तो बता ही दीजिए। सो यार शी टोल्ड मी कि कैसे चाचा के घर पे ये पूरा नैरेटिव सेट हुआ एंड पशुपति पारस जी के घर पे। हाँ, तो उनको, वीणा जी को सडन कॉल आता है कि बस आप आ जाइए, एंड वो वहाँ जाती हैं और उनको एक कागज़ पकड़ाया जाता है। कौन मौजूद था वहाँ उस मीटिंग में? उस वक्त कैसर साहब थे वहाँ पे, बाकी सारे सांसद पहले पहुँच चुके थे वहाँ पे, और महेश्वर हजारी, नवादा के चंदन सिंह, खगड़िया के महबूब अली कैसर 2, प्रिंस एंड चाचा से वीणा देवी 3, एंड शी इज द लास्ट वन टू रीच देयर, 4 और चाचा 5। हाँ, तो ये लोग थे और उनको एक कागज़ पकड़ाया जाता है। उनको, मतलब उनके शब्दों में, उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड देन फिर वही कागज़ है जो कि स्पीकर साहब को दिया जाता है समर्थन का। एंड उस वक्त उनके हिसाब से उनको बस यही बताया जाता है कि ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे नेता सदन चुना जाना है, और नेता सदन चुनने के लिए इस पे हस्ताक्षर करना ज़रूरी है, और बस चाचा को नेता सदन बनाया जाएगा। उस वक्त इतनी सिंपल वे में इस बात को कहा गया। सो यहाँ से इस श्रृंखला की शुरुआत होती है, एंड फिर राउंड्स ऑफ मीटिंग अलग अलग जगहों पर हुई। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, सांसदों का जिक्र हो रहा है, नवादा का जिक्र आया, क्यों छोड़ दिया आपने वो सीट? 6 सीटें मिलती थी एलजेपी को, आप 5 में संतुष्ट हो गए? ये एक नज़रिया है देखने का। मेरा नज़रिया ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 1 सीट थी, 5 सीटें मिली मुझे लड़ने के लिए, तो मेरे लिए मैं इसको बेहतर नज़रिए से देख रहा हूँ। एक नज़रिया और बता दीजिए आपके मित्र तेजस्वी यादव के बारे में। आपने लीगल एक्शन की धमकी दी है उनको। मित्र नहीं, मैंने उन्हें अपना छोटा भाई हमेशा माना है, कहा है, मानता हूँ अभी भी। मेरे लिए भाई राबड़ी देवी जी मेरी माँ है, पीरियड। मेरे लिए वहाँ उसके आगे बहस खत्म हो जाती है। उस परिवार को मैंने हमेशा, और मेरे ऊपर तो हमेशा ये आरोप भी लगते आए कि मैं क्यों सॉफ्ट रहता हूँ उस परिवार के लिए। बट इस दौरान चुनाव में मुझे इस बात का हमेशा से एतराज़ रहा है कि चुनाव में शब्दों की मर्यादा बहुत खो दी जाती है। चुनाव जीतने हारने के लिए व्यक्तिगत संबंधों को दाव पे लगा दिया जाए, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूँ। भले उसके लिए मेरे ऊपर एलिगेशंस क्यों ना लगे हों, पर मैंने हमेशा वो व्यक्तिगत संबंध निभाए हैं। मैंने मेरे पिता से ही सीखा है। ही वॉज लव्ड बाय पीपल अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टफ, क्योंकि उन्होंने वो रिश्ता निभाया। मैं भी हमेशा ये रिश्ते मैं निभाना चाहता हूँ। बट हाँ, इस दौरान कुछ एकाध ऐसी घटनाएं हुई, मेरे परिवार को गाली दी गई, उनके सामने दी गई। मुझे तकलीफ़ इस बात की नहीं, मुझे कोई गुस्सा नाराज़गी नहीं है, बट मुझे दुख इस बात का कि मेरे भाई के सामने मेरे परिवार को गाली दी गई। उसके बाद आप उस पर लीपापोती कर रहे हैं। एक बार मैं ये भी मान लूँ कि चलिए आपने नहीं उस वक्त सुना, मैं नहीं मानता हूँ, खामोश थे इसलिए सुनाई दिया होगा, बट नहीं भी अगर आपने उस वक्त सुना तो उसके बाद आप उसको कवर अप कर रहे हैं। यू वेंट ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ऐसा नहीं है, छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। भाई खून खौलता है जब कोई आपके परिवार को, आपकी माँ को गाली देता है, खून खौलता है। उसके बाद भी मैं बहुत संयमित रहा हूँ। बट बहरहाल, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जब शब्दों की मर्यादा खोई जाती है। मैं मानता हूँ राजनीति में कड़ा सा कड़ा विरोध आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं, बट हाँ, इस दौरान काफ़ी बातें हम दोनों के बीच में कही गई, बोली गई। मुझे नहीं पता रिश्ते हम लोग के कहाँ जा। आखिरी बार आमने सामने आमने सामने आई डोंट रिमेंबर। आई थिंक मेरी भतीजी के उस पर व्हेन शी वाज बॉर्न, उसके आसपास मैं एक बार उनके घर पे गया था। और फ़ोन पे? आई डोंट रिमेंबर, बट हो गया होगा, साल भर हो गया होगा। भविष्य में कभी जुगलबंदी की संभावना? मुझे नहीं पता, बट मैं संभावनाओं के दरवाजे व्यक्तिगत, देखिए राजनीतिक आप अलग हो सकते हैं और होना भी चाहिए, वैचारिक मतभेद ज़रूर होने चाहिए, बट व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री के साथ भी आज भी, मैं ये नहीं कि मैं उनके साथ हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बट आप सबके आर्काइव्स में वो तस्वीरें गवाह होंगी। मैं जब भी उनसे विरोध में भी था, जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने हमेशा उनके पहुँच हुए, हमेशा उनको वो सम्मान दिया, और उसके हकदार हैं। वो उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, हर चीज़ में वो मुझसे बड़े हैं।
तो मैंने वो सम्मान दिया। मैं आज भी मैं बोलता हूँ, राबड़ी जी, अभी मुझे कुछ दिनों पहले एयरपोर्ट में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, मैं गया, मैंने उनके पाँव छुए, सामने से जाके मैं मिला। ये मेरा आखिरी सवाल है चिराग पासवान जी। रामविलास पासवान जी देश के कद्दावर नेता थे, लेकिन उनकी हमेशा पहचान एक बड़े दलित नेता की रही। उन्होंने दलित सेना की स्थापना भी की थी। 77 में लोकसभा या उसके पहले 69 में विधानसभा से जो उनका सफ़र शुरू हुआ। चिराग पासवान की पॉलिटिकल पोजीशनिंग वैसी नहीं दिखती जब हम यहाँ के नौजवानों से भी बात करते हैं, और यहाँ से एक थ्योरी निकलती है चिराग पासवान जी कि क्या भविष्य में जो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिससे आप प्रकट तौर पे जाहिर सी बात है इनकार करेंगे कि मैं वो करूं जो मेरे पिता नहीं कर पाए, बिहार का सीएम बनना। रामविलास जी ने दिल्ली की पॉलिटिक्स की। मैं महत्वाकांक्षाओं से इनकार नहीं करता। मैं मानता हूं कि आपको महत्वाकांक्षी होना चाहिए। अगर आप महत्वाकांक्षी नहीं, आप कतई आगे नहीं बढ़ेंगे। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, जिसमें बिहार का मुख्यमंत्री बनना भी शामिल है। बिल्कुल आपको महत्वाकांक्षी होना चाहिए जी, पर लोगों ने कहा कि इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए फौरी तौर पे चिराग के पास 2 विकल्प दिखते हैं। उनकी पार्टी तो 5 जगह सांसद ही लड़े, अगर एनडीए में रहेंगे तो कितनी सीटें विधानसभा की मिल जाएंगी। विकल्प 1, वो अपनी पार्टी समेत भाजपा में चले जाएं, बशर्ते भाजपा उन्हें अपना सीएम फेस डिक्लेयर कर दे, क्योंकि चिराग पासवान की ब्रांडिंग सिर्फ एक दलित नेता की नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है कि वो एक दलित परिवार में पैदा हुए, पर वो अपने आप को एक पैन बिहार अक्रॉस द कास्ट ग्रुप लीडर के तौर पर असर्ट कर रहे हैं। दूसरी संभावना है कि नीतीश जी लंबे अरसे से अपने राजनीतिक वारिस की तलाश कर रहे हैं, तो एलजेपी और जेडीयू का विलय हो जाए। अशोक चौधरी जी वहाँ पे हैं ही आपके पैरोकार, बाकी लोगों को भी आप बना ही लेंगे, और जेडीयू में आप नीतीश कुमार के सक्सेसर के तौर पे अपने आप को स्थापित करें। हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज 2 पॉलिटिकल प्रोबेबिलिटी? आई हैव नॉट इवन गिवन देम अ थॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं अब आपसे ये सुन रहा हूँ कि ऐसी भी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। मैं भाई बहुत क्लियर हूँ। मैं एट अ टाइम मैं एक लक्ष्य में निर्धारित करता हूँ, उसको अचीव करने के बाद आगे बढ़ने में मैं सोच रखता हूँ। मतलब आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जब ये परिस्थितियाँ मेरे सामने आएंगी तब उस वक्त फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल लोकसभा का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव चल रहा है। ऐसे में हाँ, विधानसभा चुनाव आते आते तक मुझे लगता है इन तमाम संभावनाओं पर ज़्यादा चर्चाएं होंगी। इनमें से कोई संभावना है कि भी नहीं, उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल मैं एक बात को लेकर बहुत क्लियर हूँ कि मेरी अपनी पार्टी है और मैंने बहुत जद्दोजहद से भाई इस पार्टी को दोबारा खड़ा किया है। तो ऐसे में मेरे लिए मेरी पार्टी ही सब कुछ है। फिलहाल किसी के साथ मर्जर का, किसी के साथ कभी कोई प्रस्ताव आया मर्जर का? इससे नहीं, मेरे पास आया भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, मेरे पास मर्जर का कभी नहीं। ये र्यूमर्स ज़रूर सर्कुलेट होते हैं कि बीजेपी ने मुझे बोला कि मर्ज कर जाओ, ये वो। चुनाव से पहले भी ऐसी बातें हुई, बट ऐसा कभी मेरे पास कभी ये प्रस्ताव नहीं। आप बार बार कह रहे हैं प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मंच पर आते हैं और फिर आपसे और आपकी माताजी से कुछ बातचीत करते हैं। सबको बड़ी उत्सुकता है जानने की कि मंच पर चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी जी के बीच क्या बात हुई। भाई पहली बात तो जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बोलने से पहले मैं ज़रूर इतना बोलूँगा कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से उस दिन प्रधानमंत्री ने घड़ी देखकर लगभग 5 मिनट तक जिस तरीके से अपने संबोधन में मेरा जिक्र किया, सांसद चिराग पासवान की मेहनत का जिक्र किया, सफल सांसद। एक प्रधानमंत्री जब आपको सफल सांसद बोलता है, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको उस वक्त मतलब कितनी खुशी होती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे प्रधानमंत्री मुझे 2014 से नोटिस कर रहे हैं, और उन्होंने जिक्र किया कि हर समय पार्लियामेंट में रहता था। 2019 के बाद से परिस्थितियां ज़रूर बदली थी, मेरे पिता का निधन हुआ, पारिवारिक राजनीतिक परिस्थितियां बदली, थोड़ा पार्लियामेंट आगे पीछे हुआ। नहीं तो मैं हमेशा पक्षधर हूँ कि सदन में आपको बैठना चाहिए, डिबेट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, सुनना चाहिए। जब आप सुनते हैं तो आप बहुत चीज़ें आप सीखते हैं, जो मैंने 14 से 19 में किया। मेरी 100% अटेंडेंस मेरी पार्लियामेंट में 2014 से 2019 तक रही। ये मेरे प्रधानमंत्री ने नोटिस किया, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। जिस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत होकर मेरी माँ को ये तक भी बोला कि आप ही के दिए हुए संस्कार हैं कि चिराग में किसी तरीके का कोई गुरु, ये मंच भाषण में उन्होंने कहा कि आपके दिए हुए संस्कार हैं कि चिराग में किसी बात का गुरूर नहीं दिखता। ये तमाम बातें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो बताइए। सो माइक से इधर जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे ही वो मंच पर आए, मेरी माँ की तरफ मुड़े और
बहुत समय के बाद उनसे मुलाकात हो रही थी। आखिरी मुलाकात जब मेरे पिता को पद्म भूषण मिला था, राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम में हुई थी। इस दौरान मेरी मदर ने काफ़ी वेट लूज़ किया। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग ही सेड टू माय मदर कि आप बहुत पतली हो गई हैं, आपने काफ़ी वज़न लूज़ किया। मेरे लिए मायने रखता है कि प्रधानमंत्री इतना नोटिस कर रहे हैं। भाई जैसे ही मेरे बगल में, मतलब मैं उनके बगल में जैसे ही बैठा, पहली चीज़ वो मुझसे पूछते हैं कि आपका गला ठीक है। बोला हाँ सर ठीक है अभी। बोले नहीं, कल मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपका गला बैठा हुआ था। देश के प्रधानमंत्री ने अगर मेरे इंटरव्यू की एक झलक भी देखी तो मेरे लिए मायने रखता है। इतनी शिद्दत से आप अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो क्या आपके समर्थक ये उम्मीद करें, जो उम्मीद वो रामविलास जी के निधन के बाद से कर रहे हैं, कि आप अगर सरकार लौटती है तो नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद का हिस्सा होंगे? भाई मुझे नहीं पता भविष्य के घर में क्या है, और मैं वर्तमान में जीने वाले व्यक्तियों में से हूँ। जिस दौर से मैं निकला हूँ, अब मैं चाहतों और हकीकतों के फ़र्क को अब मैं समझ चुका हूँ अच्छी तरीके से। तो मैं हकीकत में जीता हूँ, जो भी परिस्थिति सामने आएगी उसके लिए मैं तैयार ज़रूर हूँ। बट हाँ, कोई उम्मीद किसी बात की नहीं, अपना काम कर रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक बड़ी सोच के साथ मैं निकला हूँ। ऐसे में मेरा वो लक्ष्य क्लियर है, और उस लक्ष्य को लेकर एक लंबी लकीर खींचने की ओर मैं कार्य कर रहा हूँ। आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। एक और भाई साहब हैं जो जन स्वराज यात्रा लेके निकले हुए हैं, प्रशांत किशोर, कह रहे हैं कि भले व्यक्ति हैं चिराग पासवान, लेकिन छोटी पार्टियों को क्या होता है कि उनका पूरा राजनीतिक स्वार्थ अपनी सीटें बचाने पर होता है, उनके पास कोई विज़न नहीं है पूरे स्टेट को लेके। प्रशांत किशोर ने आपको, जीतन राम मांझी समेत तमाम छोटी पार्टियों को सिरे से खारिज कर दिया अपने वक्तव्य में। आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर की जन स्वराज की मुहिम के बारे में? नहीं, आई थिंक ही इज़, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे भी मैं जानता हूँ, और मैं उनका बहुत प्रशंसक मैं रहा हूँ, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लोगों में एक जागरूकता लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। मेरी पार्टी के बारे में उनका क्या नज़रिया है मुझे नहीं पता, बट उनके बारे में मेरी अच्छी सोच है, और मैं मानता हूँ कि ज़रूर वो एक बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में डालेंगे। चलिए, ऑन दैट नोट, आप सुन रहे थे चिराग पासवान को। ललन टॉप की चुनावी यात्रा चलती रहेगी। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।